नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब की इस चैनल में अक्सर आप लोग का स्वागत करता हूं। चलिए आज जीएस के टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसे पिछले वीडियो में मैं 50 जीएस को डिस्कस करवाया था, इसमें भी अप्रॉक्सीमेट उतना ही है। चलिए वन बाय वन करके हम लोग एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो दिल्ली में विजय घाट समाधि स्थल है दोस्तों, वो लाल बहादुर शास्त्री का है। ठीक ना, ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक, तो इनका समाधि स्थल विजय घाट में ही है। अब इसमें जैसे 3 व्यक्ति और हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन है, आप नोट कर ले। उसके बाद जाके आप जगजीवन राम का समता स्थल है। उसके बाद राजीव गांधी का वीर भूमि है, आप इसे नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी ना तो राष्ट्रपति पद पर ना ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ? तो दोस्तों ये उस समय के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसका आंसर जानना चाहिएगा तो जनरल फोर्ड होगा। ठीक ना, इसे डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल पूछ रही है, तो ये सबसे पहला सरोजनी नायडू हैं, आप इसे नोट कर ले। सबसे पहला कौन है? सरोजनी नायडू। उसके अलावा इसमें और आप याद रख सकते हैं, श्रीमती सुचिता कृपलानी ये किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। और देखिए संजोग ऐसा है कि ये दोनों यूपी की ही प्रथम महिला मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनी थी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी, किस स्टेट की बनी थी? तो यूपी की बनी थी। अगला क्वेश्चन चलते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सरोजिनी नायडू के बारे में और कुछ अगर याद करना चाहते हैं तो इसका 2-3 बुक बहुत फेमस हुआ था, जो कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप याद कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 इसकी कीर्ति द ब्रोकन विंग्स, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी ब्रोकन विंग्स थी। दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक गोल्डन थ्रेशोल्ड थी। और तीसरा द बर्ड टाइम था। तो ये तीनों किताब आप नोट कर सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। और सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा क्वेश्चन क्या कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग जाने कि धन विधेयक होता क्या। तो धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें कर लगाना, कर को कम करना, या भारत सरकार पे कोई अगर ऐसा ऋण है जो दे होगी या वसूली होगी, इस तरह से जो भी मतलब जिसमें धन से संबंधित वो बात कही गई हो, वो वैसे विधेयक को हम लोग क्या कहेंगे? धन विधेयक कहेंगे। तो धन विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। और 110 में यह कहा गया है कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने का सुप्रीम पावर होगी वह लोकसभा अध्यक्ष के पास होगी। तो इसका सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगा? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर के पास होता है दोस्तों। और इसके बारे में 2-3 और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो हम लोग जान लें। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कि धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को दोस्तों केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में कभी पेश नहीं किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर धन विधेयक को सबसे पहले तो ये जान लेना है कि लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगर राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो 14 दिन के बाद उसे 14 दिन रखने की उनको अनुमति दी गई है। अगर 14 दिन के बाद अगर नहीं लौटाता स्वतः उसे पारित समझा जाता है दोस्तों। ठीक, तो कहा जाए तो धन विधेयक के संबंध में सबसे पावरफुल जो सदन होती है वो लोकसभा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एशियन खेल 1982, एशियन गेम्स 1982 कहाँ खेले गए? तो सबसे पहले ये जान लें कि एशियन गेम्स है क्या। तो एशियन गेम्स का आरंभ 1951 में किया गया था, 1951 में किया गया था। और इसका प्रथम आयोजन न्यू दिल्ली में ही हुआ था। ठीक ना, और इसका संकेत मतलब चिन्ह वो चमकता हुआ सूरज है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया ये 1982, तो उस समय जिसमें क्वेश्चन सेट किया गया होगा उसके बिहाफ में जो लेटेस्ट गेम होगा उसको पूछा गया। मगर हम इसके बिहाफ में लेटेस्ट जो याद करेंगे वो 2018 का याद करेंगे, काहे कि अभी लेटेस्ट जो एशियन गेम्स हुआ 2018 का ही हुआ है।
ठीक, तो चलिए 2018 के बारे में हम आपको इम्पोर्टेंट बात बोल देते हैं, आप उसे नोट कर लें। सबसे पहले ये जानना है कि 2018 का एशियन गेम्स कहाँ खेला गया था। तो ये दोस्तों जो है पालेमबांग जकार्ता में खेला गया था। पालेमबांग जकार्ता, और जकार्ता किसकी राजधानी है, तो इंडोनेशिया की है। अगला बात इसमें जानेंगे कि 2018 में जो है पदक तालिका में, मतलब पदक तालिका में सबसे पहला स्थान कौन रखा था, चीन रखा था। दूसरा स्थान कौन रखा था, जापान रखा था। और भारत का स्थान जो आया था 2018 के एशियन गेम्स में 8वां आया था। और भारत ने 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल जो है जीते थे। और इसमें जो लेटेस्ट आप याद कर सकते हैं कि अब 2018 पर में जो हो गया, उसके अलावे अब कब होगा, तो 2022 में होगा, क्योंकि 4 वर्ष के अंतराल में होती है दोस्तों। तो 4 वर्ष के अंतराल में अब जो आगामी खेल होगा कहाँ होगा, तो हांगझाऊ चीन में होगा। इसे आप नोट कर लें, हांगझाऊ चीन में होगा 2022 में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा है बिहार के दृष्टिकोण से, खास करके बिहार का अगर पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये बिहार में अवस्थित है, और बिहार के ये बेगूसराय ज़िला में अवस्थित है, ठीक। और इसके बारे में हम लोग जान लें कि बरौनी ताप बिजली घर को जो है किसके सहयोग से बिहार में लगाया गया था, तो रूस के सहयोग से लगाया गया था। और यह पूर्ण रूप से चालू जो हुआ था दोस्तों 1962 के टाइम में हुआ था, 1962, जिसमें कि भारत चीन का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला बोलने वाली चलचित्र कौन सी है। तो देखिए, तो बोलने वाली चलचित्र है तो सबसे पहले बोलने वाली चलचित्र कौन आया था, आलम आरा आया था, ठीक। अगर इसे बोलता है कि नहीं बोलने वाली सबसे पहली फिल्म कौन था, तो राजा हरिश्चंद्र है वो, ठीक ना। तो आप इसमें आलम आरा के बारे में कुछ बातें जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए हम लोग आलम आरा के बारे में जानते हैं कि यह सबसे भारत की पहली बोलती फिल्म थी। और आलम आरा का अर्थ जो होता है विश्व की रोशनी होती है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और इसका जो कहने का मतलब संचालन हुआ था या प्रदर्शन हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसके निर्देशक जो थे आर्देशीर ईरानी थे, आर्देशीर ईरानी, आप इसे नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि कस्तूरबा गांधी कौन थे। तो महात्मा गांधी की धर्मपत्नी का नाम जो है कस्तूरबा गांधी है, ठीक ना। तो अब देखिए कि गांधी नामक एक फिल्म बनी थी, तो इसमें प्रायः सभी जो है विदेशी कलाकार ही रोल किए थे। तो चलिए इसमें हम जान लें कि कौन कौन रोल किया था। तो कस्तूरबा गांधी का रोल जो है रोहिणी हट्टंगडी किया था, ठीक ना। और गांधी का रोल जो है बेन किंग्सले किया था। और इस फिल्म के डायरेक्टर जो थे रिचर्ड एटनबरो थे, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है वह पत्ती के द्वारा होता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, पत्ती है दोस्तों। मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, पत्ती है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे। तो आनुवांशिकता के नियम के जो फादर कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि ये मटर पर सबसे पहली बार क्या किया था, रिसर्च किया था, इसीलिए जो इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो चार्ल्स डार्विन का जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम से बहुत ही फेमस हुआ था, आप इसे याद कर सकते हैं, चार्ल्स डार्विन, ठीक। उसके बाद लेमार्क के बारे में जानेंगे तो ये बायोलॉजी में द्विनाम पद्धति दिया था, तो उसको याद कर सकते हैं। आगे चलिए 62 नंबर चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा कि भक्ति परंपरा का कौन सा कवि है। तो भक्ति परंपरा का कवि जो था रसखान था, ठीक ना दोस्तों। कौन था, रसखान था। रसखान के बारे में आप जानते होंगे कि रसखान की प्रसिद्ध कृति जो है प्रेम वाटिका जो है बहुत फेमस हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेम वाटिका के लेखक कौन है तो रसखान है दोस्तों, ठीक ना। और ये भक्ति परंपरा से थे। और आपको एक चीज़ आश्चर्य लगेगी कि ये मुस्लिम कवि था और ये कृष्ण भक्त थे, ठीक ना। ये प्रथम ऐसा मुस्लिम कवि था जो कि कृष्ण भक्त थे और कृष्ण का जो है क्या करते थे, ये पूजा करते थे। और इनके काव्यों में जो है भक्ति परंपरा के साथ साथ श्रृंगार रस की प्रधानता देखी जाती थी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
एज यू लाइक इट नामक पुस्तक किसने लिखा था? एज यू लाइक इट नामक पुस्तक जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा था दोस्तों। और विलियम शेक्सपियर से आप लोग अवगत ही होंगे कि बहुत फेमस जो है उपन्यासकार थे, अंग्रेजी उपन्यासकार हैं। और इसके 2-3 कृति को हम लोग याद करेंगे। चलिए, एज यू लाइक इट के अलावे विलियम शेक्सपियर की बहुत सारी कृतियाँ हैं, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कृतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हैमलेट याद कर लेते हैं। ये हैमलेट भी जो है विलियम शेक्सपियर का ही है। ओथेलो विलियम शेक्सपियर का ही है। द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का ही है। रोमियो जूलियट विलियम शेक्सपियर का है। जूलियस सीजर ये भी जो है विलियम शेक्सपियर का ही है। तो आप इतना याद रख सकते हैं। चार्ल्स डिकेंस भी बहुत बड़े राइटर हैं, इसके बारे में भी हम लोग याद कर सकते हैं। इसकी 2 किताब बहुत फेमस हुई थी, डेविड कॉपरफील्ड्स एंड ओलिवर ट्विस्ट। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं, डेविड कॉपरफील्ड एंड ओलिवर ट्विस्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। करा कीमतें प्राय कम होती है जबकि, तो जबकि जब बोल रहा है तो इस चीज़ को आपको देखना है। जबकि बोला जा रहा है तो इसमें आपको याद रखना है क्या कि मुद्रास्फीति में जो है पैसा का वैल्यू गिरता है, वस्तु का दाम बढ़ता है मुद्रास्फीति में। और आर्थिक मंदी ठीक इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु का दाम ही क्या होता है, गिर जाता है, और पैसा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये 64 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 65 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो एक्चुअली 1930 का दशक लिखा, हालांकि आर्थिक संकट जो एक्चुअली में आया था 1929 में आया था दोस्तों। और ये जो सबसे ज़्यादा आया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS में भूतपूर्व देश की इकाइयाँ शामिल थी? तो ये सोवियत संघ की इकाइयाँ थी। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण तुरंत परिणाम हुआ था। तो पोलैंड पर जब जर्मनी का आक्रमण हुआ था दोस्तों, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल जो था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक था। जब जापान आत्मसमर्पण कर दिया था तो प्राय माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गई थी। और प्रथम विश्व युद्ध का भी आप नोट कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का जो है तत्कालीन कारण जो था सेरोजेवा हत्याकांड था, अर्थात ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी सेराजेवो में, ठीक ना। तो वही तत्कालीन कारण था जिसके कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध का जो है टेन्योर जो था वह 1914 से 1918 के बीच था। मतलब 1914 में आरंभ हुआ था, 1918 में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है उस समय के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बना है। अब इसका डाटा चेंज हो चुका है, आप इसे याद रख सकते हैं। पहले जो है इसका ज्योति बसु आंसर आता था, अब इसका रिकॉर्ड टूट गया। अब पवन चामलिंग है जो सिक्किम के मुख्यमंत्री है, जिसका लंबा समय तक जो है मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था? तो ये अभी तक का एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। अभी तक किसी मतलब न्यायाधीश पे जो है महाभियोग चला नहीं था, ये केवल एक असफल था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगी न्यायमूर्ति रामास्वामी हो जाएगा दोस्तों, बंगाली था, इसी पे चला था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूति घोटाला की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए समय समय पर जो है केंद्र सरकार जो है समिति की गठन करते रहती है। तो ये उस समय प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी घोटाला हुआ था, तो उसके लिए जो है रामनिवास मिर्धा को घोषित मतलब बनाया गया था दोस्तों। और बहुत सारे मतलब समिति की गठन होते रहती है। जैसे अभी कस्तूरी रंगन समिति को याद कर सकते हैं, जो नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया है, ठीक ना। अगला हम लोग चलते हैं, औद्योगिक क्रांति आरंभ कहाँ हुआ था? तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों, ठीक ना। और उसी समय से आधुनिक युग का क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो ये इसका डेट आप डायरेक्ट याद कर लें दोस्तों, 1904 में ये हुआ था। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। और पंजाब के बाद सेकंड स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश आता है। मगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है। किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक ना। भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना का आरंभ जो है वह कब?
तो देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि कब हुआ है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था और 56 तक पहला चला था, ठीक ना। और दूसरा जो है 1 अप्रैल 1956 से चला था और 1961 तक चला था। और तीसरा जो है 1 अप्रैल 1961 से स्टार्ट हुआ था और ये 66 तक चला था दोस्तों। और 66 के बाद जो है रोलिंग प्लान आ गई थी ठीक ना। तो आप वार्षिक योजना अवकाश आई थी, सॉरी रोलिंग प्लान नहीं, वार्षिक योजना अवकाश आई थी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था, 1 अप्रैल 1961 को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना तो क्लियर एंड कट है कि ये जो दिया गया था वो आपको कृषि पे दिया गया था दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना है कि योजना आयोग अभी वर्तमान समय में है नहीं, अब इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ है। तो फिर भी क्वेश्चन अगर दिया गया तो हम पढ़ते हैं। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग का भी जो है अध्यक्ष जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए, और अब अगले वीडियो में ऐसा कोशिश करूंगा कि ऐसे कितने कमीशंस हैं, कितने आयोग और मतलब संस्था हैं जिसका कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसको एक जगह में कलेक्ट कर दूं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है ये उस समय के अनुसार क्वेश्चन सेट किया गया है दोस्तों। अभी कहिएगा तो इसका आंसर जो है एम वेंकैया नायडू हो जाएगा, ठीक ना, जो कि राज्यसभा का भी क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं। अगला हम लोग चलते हैं, संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राजसूची से संवर्धित सूची में हस्तांतरित किया गया। तो राजसूची देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन सबसे पहले जॉन लेक 1976 में हुआ था, और उस समय जो है भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक ना। और राजसूची से एक विषय नहीं, इस समय जो है 4 विषय को जो है हटाया गया था। सबसे पहला आप इसे नोट कर लें, शिक्षा को राजसूची से निकाल के संवर्ती में लाया गया था। मापतौल को जो है राजसूची से निकाल के संवर्ती में लाया गया था। फिर वन को भी जो है, वन जिसको जंगल हम लोग कहते हैं, उसको भी जो है राजसूची से निकाल के संवर्ती सूची में लाया गया था। और उसके अलावा एक और लाया गया था कि जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा से संबंधित विषय को, वो भी स्टेट लिस्ट से निकाल के उसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया था दोस्तों। तो इसका अगर आंसर आप देखिएगा तो शिक्षा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है दोस्तों वो एडवोकेट जनरल होता है। और देश का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है दोस्तों, ठीक है। तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी की मतलब चर्चा जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 में की गई है, ठीक ना। और इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक। और इसे राज्य के किसी भी सदन में और हाईकोर्ट में बोलने की अनुमति प्राप्त होती है, लेकिन ये मत नहीं दे सकता। रिटर्निंग ऑफिसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्निंग ऑफिसर मतलब होता है चुनाव का जो निर्णय लेने वाला होता है वो अधिकारी होता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर करने का मतलब हो गया वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो हम आपको बता दें कि देखिए चुनाव जो होते हैं 3 स्तर पे होते हैं, ठीक ना। सबसे पहला जो होता है संसद का होता है, फिर जो है विधानसभा सदस्य का होता है, फिर जो है स्थानीय स्तर पर जो है मुखिया का होता है। तो आपको बता दें कि जब एमपी का चुनाव होता है तो उसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होते हैं। और एमएलए का जब होता है तो उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो एसडीओ होते हैं। और जो स्थानीय प्रतिनिधि मुखिया का होता है, मुखिया में जो होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर बीडीओ होते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल नियुक्ति किए जाने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 35 ईयर्स होनी चाहिए, वेरी सिंपल। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का, जैसे देखिए आपको बता दें, देश का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो उसी तरह जो है राज्य का मुख्यमंत्री किसके, राज्यपाल के हो गए, ठीक ना। और कह रहा है केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है। तो देखिए राज्य मंत्री जो होता है वैसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो, ठीक ना। तो इस तरह आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो उस दिन भी हम बताए थे कि उच्चतम न्यायालय हो या मतलब उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, अवकाश प्राप्त करने की मतलब
तिथि जो है, आयु जो है वो सभी के लिए 65 वर्ष कर दिया गया है। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होती है, अर्थात आर्टिकल 356 का यूज होता है। तो राज्यपाल जो है आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए सजेस्ट करता है राष्ट्रपति को कि यहाँ पर जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये बॉम्बे के अंतर्गत आता है, इसको आप याद कर लें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य रहा है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। लेटर फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था इंदिरा गांधी के लिए, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरी बार जो है चुनाव प्रयास में पराजय का सामना करना पड़ा था। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं नेचर के जो उस परिप्रेक्ष्य में बनाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए उस समय का ये करंट होगा इसलिए पूछा गया होगा। तो ये जॉर्ज बुश होगा, यही हारा था सेकेंड बार में। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से है। ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है, अर्थात हॉकी से संबंधित हैं। माधवराज सिंधिया किस खेल से संबंधित है, तो माधवराज सिंधिया जो है आपका वह क्रिकेट से संबंधित है, क्योंकि इसके नाम पर जो ट्रॉफी चलती है, ठीक ना। करा किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर, तो ये उस समय का करंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। आगे हम लोग चलते हैं, हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे, तो रामायण के निर्माता जो है रामानंद सागर थे। आप याद कर सकते हैं, रामायण में राम, तो यहाँ पे रामानंद में भी राम है, तो रामायण का क्या हो जाएगा, रामानंद सागर हो जाएगा। महाभारत का BR चोपड़ा थे, ठीक ना, और श्री कृष्णा का भी रामानंद सागर ही थे, तो आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो देखिए दोस्तों ये भी उस समय के मतलब पुराना क्वेश्चन है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है थोड़ा गड़बड़ दिया गया, क्योंकि अभी देखिएगा तो अफ़गानिस्तान जो है सबसे लेटेस्ट 8वां जो है सार्क का सदस्य बन गया है। तो इसका मतलब है ये उस समय का क्वेश्चन है, आप इसमें टिक करेंगे तो सभी का सभी जो है सार्क का सदस्य है दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।